कूलम्स लॉ आखिर में है क्या? बेसिकली कूलम ने डिफाइन किया था, फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो यानी कि सेम चार्जेस, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं चाहे वो दोनों नेगेटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर डिफरेंट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो रिपेल और अट्रैक्शन बेसिकली कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है। तो वो हमें इसी फोर्स का रिलेशन ड्राइव करके देता है कि यहाँ पे हमारे पास जो Q1 है उस पर Q2 फोर्स लगा रहा है, तो हम उसे F12 कह रहे हैं, और Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स लग रही है, तो उसे हम F21 कह रहे हैं। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे दो चार्जेस थे, इनको हमने सेपरेट किया हुआ है डिस्टेंस r के साथ, ठीक हो गया। तो हमारी जो फोर्स का रिलेशन बनेगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी। एक तो इन दोनों जो चार्जेस का प्रोडक्ट है उस पर, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट, और इन्वर्सली रिलेट करेगा 1/स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। ये दो उसने रिलेशन डिफाइन किए कि इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है हमारी फोर्स, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ गया, दूसरा हमारे पास जो उसका डिस्टेंस था उसका इन स्क्वायर आ गया इन इनवर्स रिलेशन। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास जो फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी बन रही है वो हमारे पास इस फैक्टर के साथ प्रोपोर्शनल है वो। अब हम जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अब यहाँ पे जो उसने बेसिकली जो उसकी स्टेटमेंट थी लॉ की, वो क्या थी? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो बेसिकली यही उसका रिलेशन था। अब इससे मिलता जुलता आपने एक लॉ पिछले अपने कोर्स में देखा जो कि था न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, तो ये भी तकरीबन उसी की नकल है। काफ़ी दोनों मिलते जुलते हैं। आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इनमें डिफरेंट हैं और क्या क्या चीज़ें इन दोनों में सेम है। तो खैर जो ये K कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट ऑफ नेचर इसे आपका है, जो जिस तरह के C एक कांस्टेंट ऑफ नेचर है, इसी तरह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी एक कांस्टेंट ऑफ नेचर है। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12 C² n -1 m -2, ठीक हो गया। इनके यूनिट्स को याद आपको रखना पड़ेगा। अभी ये सेंस नहीं बना रहे बट दे विल मेक सेंस अभी जब हम इसको आगे देखें। तो K की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो यहाँ से क्या आती है, जब हम प्लग इन करेंगे इसको वापस, तो वो आती है 9 × 10⁻⁹ अब जो इसके यूनिट्स थे इसके यूनिट्स उससे उल्ट होंगे, जो यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव, जो यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव। तो C⁻⁻2 n⁻1 m⁻2। तो हमारे पास K की ये वैल्यू आ गई। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों फोर्सेस में फ़र्क क्या है, ठीक है। और हमारे पास अभी तक तो हमने मैग्नीट्यूड निकाली है, तो फोर्सेस की डायरेक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो टोटल हमारे पास यानी कि ये दो फोर्सेस हैं, एक F12 है और एक F21 है। यानी कि 12 से मुराद जो चार्ज 1 पे फोर्स लग रही है ड्यू टू चार्ज 2 उसे हम F12 कह रहे हैं, और जो F21 है वो है फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1। तो खैर मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम होंगी, लेकिन डायरेक्शन की ऑपोजिट होगी, तो नेगेटिव साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली क्या आती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने F12 हटा दी और सिर्फ हम F21 को देख रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1। तो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता है क्या होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो बेसिकली एक R यूनिट वेक्टर होगा, और उस R यूनिट वेक्टर को हम कह रहे हैं R21, ठीक हो गया, कि 1 से 2 की तरफ जो R यूनिट वेक्टर है वो। तो हमारे पास जो F21 फोर्स पूरी होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगी, कि जिसमें ये मैग्नीट्यूड पार्ट है उसमें, और ये उसमें हमारे पास डायरेक्शनल पार्ट है, डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो F12 होगी वो भी सिमिलरली इसी तरह से होगी, और उसे हम एक डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ डिफाइन करेंगे जिसे हम कह रहे हैं R12। अच्छा, उसके अलावा आपकी बुक में एक और चीज़ बताइए, ये हम हमारे जितना भी एनालिसिस था ये फ्री स्पेस के लिए था। अगर तो फ्री स्पेस नहीं है, कोई ना कोई मीडियम है, मिसाल के तौर पे एयर है या हमारे पास बैकलाइट है, बेंजीन है, कोई भी मीडियम है, तो उसने आपको वहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यूज़ दी हुई हैं कि उनकी वैल्यूज़ ये हैं।
अब बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि f इज इक्वल्स है हमारे पास 1/4 पाई। अब वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एप्सिलॉन आर के साथ चेंज करते हैं। जो एप्सिलॉन आर है बेसिकली इसका यहाँ पे कोई यूनिट ही नहीं है, तो आपने इसको इसके साथ रिप्लेस नहीं करना, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपकी बुक में उसने डिस्कस नहीं की, लेकिन अगर वो इस तरह कोई न्यूमेरिकल या कोई भी MCQ पूछता है तो उसमें म्यू नोट म्यू आर से रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि म्यू आर म्यू नोट के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे हम कंडक्टर कह रहा हूँ कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आएगी, तो वहाँ पे वो चीज़ बताता है कि रिप्लेस नहीं करता बल्कि साथ मल्टीप्लाई होता है। तो सेम केस फोर्स के लिए भी होगा हमारे पास। अब एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं हम, जो कि हमारी पहली एग्जांपल है। उसमें वो कहता है कि अ चार्ज 1 Q1 है, ठीक है, और उस पर उसका जो चार्ज है वो है 100 माइक्रोकुलम। चार्ज 2 जो है हमारे पास वो है 50 माइक्रोकुलम। आर इन दी XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन में है। R1 जो है वो Q1 का पोजीशन वेक्टर है, और जो R2 है वो Q2 का पोजीशन वेक्टर है। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट दी फोर्स जो कि Q2 पे लग रही है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। हमारे पास Q1 है, Q2 है, हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है Q1 के लिए, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर Q2 के लिए, और हमने F21 निकालनी है, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1। तो हमारे पास अब वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है हमारे पास के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो रहा है R21 यूनिट वेक्टर के साथ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास K भी है, Q1 भी है, Q2 भी नहीं है, हमारे पास R है, R भी हमारे पास नहीं है, ना ये R यूनिट वेक्टर है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करके हम इस फार्मूले में वापस प्लग इन करेंगे। अब हम निकालेंगे कैसे उसके लिए हमें जो इसने सिचुएशन दी हुई है इसको डायग्राम की सूरत में देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अब यहाँ पे 1 2 3 यानी कि हमारे पास जो Q1 है वो 3J पे है, यानी कि J अलोंग दी y एक्सिस। तो हमारे पास Q1 यहाँ पे आएगा, और ये उसका पोजीशन वेक्टर आ गया R1। Q2 हमारे पास 4i यानी कि 4i पे है, तो वो 4 यूनिट्स यहाँ पे, Q2 हमारे यहाँ पे आ गया, और ये उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब बेसिकली जो Q2 पे फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक हो गया। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसको निकालने के दो तरीके हैं। आपको नज़र आ रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आप उसको सॉल्व करके निकाल लो, ठीक हो गया। या फिर आप ये जो R वेक्टर है ये पूरा निकालो, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये R के इक्वल होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास R21 के इक्वल होगी। तो बेसिकली हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो हमारे पास 3 स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब जो R वेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है, अगर आपने वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ा है तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर से हम वेक्टर कैसे निकालते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास वेक्टर आ जाता है जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे आप कहते हैं। तो इस केस में भी तकरीबन वही चीज़ होगी कि फाइनल पोजीशन हमारी एक होगी और एक होगी इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, हमारा ये वेक्टर है, ये Q1 से शुरू हो रहा है Q2 पे जा रहा है, तो जो Q2 है वो फाइनल है और जो Q1 है जिस पोजीशन पे वो इनिशियल है। तो हम बेसिकली उन्हीं की वैल्यूज प्लग इन करेंगे, तो हमारे पास जो R वेक्टर होगा वो 4i - 3j आ जाएगा। अब हमारे पास R वेक्टर आ गया, हमने बेसिकली R यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो कोई भी वेक्टर इक्वल होता है अपने मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर के। तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे फॉर द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, R वेक्टर डिवाइड बाय R मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है और R वेक्टर भी हमें पता है जो कि यहाँ पे है, तो हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमारे पास 4i - 3j डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हमारे पास R का मैग्नीट्यूड भी आ गया, यानी कि जो हमें ये नीचे R चाहिए था, और हमारे पास R यूनिट वेक्टर भी आ गया। तो दोनों की वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में प्लग इन करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो अब वैल्यूज़ को एक तरीके से प्लग इन करना है। K की वैल्यू लिखी, Q1
जो कि 100 माइक्रो था, Q2 50 माइक्रो था, डिवाइड बाय द डिस्टेंस जो कि 50 मीटर्स 5 मीटर्स था, ठीक हो गया, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं हम। ये c⁻⁻2 था, तो ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये m स्क्वायर था, ये इस m स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे सिर्फ न्यूटन बच जाएगा जो कि फोर्स का ही यूनिट है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अपने यूनिट वेक्टर के साथ। तो बेसिकली हमने करना ये है कि जो ये यूनिट वेक्टर है, हमने इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करना है, उससे हमारे पास एक नंबर आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस नंबर को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फोर्स का आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और उसी फैक्टर को वापस इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फोर्स का जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वही काम हमने भी यहाँ पे किया। तो हमारे पास 1.44 आई यूनिट वेक्टर नेगेटिव 1.08 जे यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई इन न्यूटन्स। अब बेसिकली उसने एक और आपने छोटा सा काम करना है, वैसे यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाता है, आपने फोर्स डिफाइन कर दी। लेकिन लेमैन टर्म्स में हमने उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। और अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो हम उसे डायरेक्शन इन थीटास भी बताना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमने एक तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है, दूसरा कि ये जो फोर्स है ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक हो गया। अब आपको यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज थीटा होते हैं, ठीक है, जो क्लॉकवाइज हमारे पास थीटा जब भी हम लेते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव आते हैं, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, सॉरी जो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज था या ये क्लॉकवाइज है, जो हमारे पास क्लॉकवाइज थीटा होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज थीटा होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो ये थीटा नेगेटिव आएगा। तो खैर देख लेते हैं कि वो नेगेटिव कैसे आएगा। सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस यूनिट वेक्टर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर ले लिया, कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, हमारे पास आ जाएगा 1.8 न्यूटन। अब हमने इसका लेनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये थीटा है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस होगी, ठीक है। तो बेस आई यूनिट वेक्टर है और ये जे यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ठीक हो गया। तो वो उसकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे, परपेंडिकुलर नेगेटिव 1.08 आ जाएगा, और जो बेस है यानी कि आई यूनिट वेक्टर वो 1.44 आ जाएगा। तो जब हम tan इनवर्स इसका लेंगे तो हमारे पास खुद ही ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव 37 डिग्रीज। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, ये दो चीज़ें उसने मांगी थी फोर्स को फुली डिफाइन करने के लिए।